धरातल धरातलीय ऑब्लिक लंबी तरंग एल तरंग की विशेषताएं। औसत गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के केवल धरातलीय भागों में गमन अधिकेंद्र से उत्पन्न होकर PS के बाद संपूर्ण धरातल पर गमन करती है। यह भूकंप में विनाशकारी प्रभाव का कारण है। यह अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ दोनों प्रकार का है। यह सभी माध्यमों में गमन करती है। महाद्वीपीय धरातल की तुलना में सागरीय भाग में अधिक गति से गमन करती है, क्योंकि सागर में बेसाल्ट चट्टानें पाए जाते हैं, जिससे घनत्व डेंसिटी ज़्यादा रहते हैं, तथा महाद्वीप के ऊपरी भाग में ग्रेनाइट है तथा बेसाल्ट की तुलना में ग्रेनाइट का घनत्व कम होता है। सागर में बेसाल्ट चट्टानें हैं तथा महाद्वीप के ऊपरी भाग में ग्रेनाइट चट्टान है। अर्थ के नीचे अर्ध तरल प्लास्टिक दुर्बलतम बाह्य कोर सरल है। बाह्य कोर सरल, आंतरिक कोर ठोस, बाह्य कोर तरल और आंतरिक कोर ठोस। इसका छाया क्षेत्र भूकंप का छाया क्षेत्र। भूकंपीय तरंगों में विचलन डेविएशन के कारण ही अधिकेंद्र के विपरीत भूकंप का छाया क्षेत्र विकसित होता है। भूकंप का छाया क्षेत्र अधिकेंद्र के विपरीत स्थित धरातल का ऐसा भाग ऑब्लिक क्षेत्र है जहां भूकंपीय तरंगें पहुंच नहीं पाती। भूकंपीय तरंग PSL बद ई अर्थ के नीचे फोकस, यहाँ पर फोकस एपीसेंटर प्राइमरी सेकेंडरी। क्रस्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी की गति कम रहता है। गति में क्रमिक वृद्धि आती है। P&S की गति में क्रमिक वृद्धि आती है। ठोस भूपटल क्रस्ट में और 33 किलोमीटर के बाद गति में अचानक वृद्धि और घनत्व में वृद्धि। ठोस में उसके बाद है मेंटल दोनों की गति कम, लो वेलोसिटी जोन में आ जाए 100 से 200 किलोमीटर के बीच, और 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर गति पुनः तीव्र हो जाता है, और 2900 किलोमीटर में गति में अचानक वृद्धि और घनत्व में भी अचानक वृद्धि आती है। उसके बाद P की गति धीमी और S प्रवेश नहीं करता है और विचलित हो जाता है। P की गति सर्वाधिक हो गई 6371 किलोमीटर प्रकार जाता है। बाह्य कोर तरल और आंतरिक कोर ठोस। और आंतरिक मेंटल अर्ध तरल है। गति में अचानक वृद्धि मतलब वहाँ घनत्व में अचानक वृद्धि हो गई। बाह्य कोर क्षेत्र ये हो गया फोकस, फिर एपीसेंटर, इसका फिर छाया क्षेत्र। क्वेश्चन आंतरिक कोर ठोस मीन्स का क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना की विशेषताओं और विभिन्न परतों को बताएं। एक में भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट रूप से प्राप्त हुई। भूकंपीय तरंगें माध्यम के घनत्व और अवस्था से प्रभावित होती हैं, और इनमें परिवर्तन के बाद तरंगों की गति एवं दिशा में भी परिवर्तन होता है। सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगों की इन्हीं विशेषताओं को समझकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विभिन्न परतों तथा घनत्व एवं अवस्था की जानकारी प्राप्त की जा सके। सतह से या भूकंप मूल से गहराइयों की ओर औसत 33 किलोमीटर तक P एवं S तरंग की दोनों की गति में क्रमिक वृद्धि होती है, और इससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र ठोस अवस्था में है और गहराई के साथ घनत्व में वृद्धि होती है। लगभग 33 किलोमीटर के पास तरंगों की गति अचानक तीव्र हो जाती है, और इसका कारण घनत्व में अचानक वृद्धि होना है।
इसी आधार पर ऊपरी परत को भूपटल क्रस्ट कहा गया, जिसके नीचे स्थित अधिक घनत्व की परत को परवारमेंटल या मेंटल कहा गया। भूपटल एवं मेंटल को विभाजित करने वाली संक्रमण परत को ट्रांजिशन लेयर को मोह डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। 30 से 35 किलोमीटर। मेंटल में लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक पी एंड एस दोनों तरंगों की उपस्थिति और गति में क्रमिक वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र ठोस अवस्था में है। लेकिन जैसे ही तरंगे नीचे जाती है, लगभग 200 किलोमीटर की गहराई तक दोनों की गति में कमी आ जाती है और इस क्षेत्र को निम्न गति का मंडल लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। और इस क्षेत्र में घनत्व की अधिकता के बावजूद गति में कमी आने का कारण इस क्षेत्र का अर्ध तरल अवस्था में होना है, क्योंकि ठोस होने की स्थिति में गति में कमी नहीं होती, और यदि यह तरल अवस्था होती तब एस तरंगे प्रवेश नहीं करती, और इस परत को प्लास्टिक दुर्बल मंडल या दुर्बलता मंडल कहते हैं। यही से तापीय ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है, और इसके नीचे लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक इन तरंगों की गति में पुनः वृद्धि हो जाती है, और इससे यह ज्ञात होता है कि मेंटल का यह भाग ठोस अवस्था में है। लगभग 2900 किलोमीटर के पास भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है और शीघ्र ही या तुरंत पी तरंग की गति में कमी आ जाती है और इस तरंगे नीचे प्रवेश नहीं कर पाती, और इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि लगभग 2900 किलोमीटर के बाद अधिक घनत्व की परत के साथ ही तरल अवस्था की परत स्थित है, क्योंकि इस तरंगे तरल में प्रवेश नहीं करती और पी की गति तरल में कम हो जाती है। और इस आधार पर मेंटल के नीचे 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक अधिक घनत्व की केंद्रीय परत की स्थिति है, जिसे कोर कहा गया है। मेंटल एवं कोर को विभाजित करने वाली संक्रमण परत या असंबद्ध परत को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। 2880 से 2900 किलोमीटर। गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के नीचे पी तरंगों की गति लगभग 5150 किलोमीटर की गहराई तक कम बनी रहती है, अतः इस क्षेत्र को तरल अवस्था में माना गया। इसे बाह्य कोर कहते हैं। इस तरंगे बाह्य कोर में प्रवेश नहीं करती और इसमें प्रवेश सीमा करने से पूर्व ही 103 से 105 डिग्री कोण बनाते हुए विचलित हो जाती हैं। पी तरंगे 5150 किलोमीटर की गहराई के बाद केंद्र तक सर्वाधिक तीव्र गति से गमन करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह केंद्रीय परत या आंतरिक कोर ठोस अवस्था में और सर्वाधिक घनत्व का है। अस्पष्ट भूकंपीय तरंगों के सिस्मोग्राफिक अध्ययन के आधार पर भूकंप की अब तक की सर्वाधिक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त हुई। हालांकि भूगर्भ की जटिलताओं को पूर्णतः समझा नहीं जा सका है, इसी कारण विभिन्न भूगर्भिक घटनाओं और उससे संबंधित आपदाओं को पूर्वानुमान चुनौती बनी हुई है। नोट्स में क्वेश्चन: सिस्मोग्राफ क्या है और इसे विस्तार से समझाएं, और यह भूकंपीय तरंगों से संबंधित किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम है, समझाइए 150 शब्द में। अगला क्वेश्चन: भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं को बताएं 150 शब्द में। भूगर्भिक संरचना की सामान्य विशेषताएं। भूगर्भिक संरचना की सामान्य विशेषताएं: पृथ्वी को सतह से केंद्र तक 3 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है। भूपटल क्रस्ट सतह से 33 किलोमीटर, मेंटल 33 से 2900 किलोमीटर और कोर अंतरतम कोर 2900 से 6371 किलोमीटर। 2 असंबद्ध परत, एक में मोहोरोविक-मोह भूपटल एवं मेंटल के मध्य, दूसरा गुटेनबर्ग-वाइचार्ट असंबद्धता मेंटल एवं कोर के मध्य। भूपटल औसत 33 किलोमीटर तक, ठोस घनत्व 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2 उपपरतें हैं, ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल। सियाल परत की तरह सियाल ग्रेनाइट संरचना प्रधान और निचली भूपटल सीमा परत की तरह सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम बेसाल्ट संरचना प्रधान। दोनों के बीच में असंबद्ध परत कोनाड असंबद्धता कोनोरॉड। महासागरीय और सागरीय भूपटल और महाद्वीपीय पटल में के बीच में कोनाड असंबद्धता।
मेंटल मेंटल मध्यवर्ती परत 33 से 2900 किलोमीटर घनत्व 4.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मैग्नीशियम फेरस लोहा आग्नेय सेल प्रधान संरचनागत क्षेत्र। इसका 100 से 200 किलोमीटर का भाग अर्ध तरल शेष ठोस है। दो उप परतें हैं, एक में ऊपरी मेंटल, दूसरा निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल 3300 से 700 किलोमीटर तक दुर्बलतम मंडल स्टेनोस्फीयर कहते हैं और इसमें ही प्लास्टिक परत स्थित होता है। निचली मेंटल 700 से 2900 किलोमीटर मध्य मंडल कहते हैं और मीजोस्फीयर ठोस है। और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रैपिड डिस्कंटिन्यूटी है। कोर 2900 से 6371 किलोमीटर तक घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नीफे निकेल फेरस की प्रधानता दो उप परतें हैं, ऊपरी कोर बाह्य कोर। आंतरिक कोर ठोस है और बाह्य कोर तरल है और आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच लेहमैन असंबद्धता है। तरल पृथ्वी के चुंबक के कारण तरल है। तरल के चुंबक के कारण ऊपरी बाह्य कोर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन से तात्पर्य महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। वेगनर का विचार अवलिक सिद्धांत। महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में प्रमाण अवलिक साक्ष्य इविडेंस। पैंथेलासा पैंजिया। महाद्वीपीय विस्थापन से तात्पर्य महाद्वीपीय विस्थापन से तात्पर्य महाद्वीपीय विस्थापन से तात्पर्य पृथ्वी के महाद्वीपों के प्रवाह फ्लो या विस्थापन से है और इस प्रक्रिया से ही विश्व के वर्तमान महाद्वीपों की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। महाद्वीपीय विस्थापन एक ऐसी अवधारणा है जिसमें माना गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद वर्तमान के सभी महाद्वीप परस्पर संयुक्त ज्वाइंट अवस्था में थे और इस बृहद महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट को पैंजिया कहा गया। पैंजिया चारों ओर एक बृहद महासागर से घिरा हुआ था जिसे पैंथेलासा कहा गया। पैंजिया में पृथ्वी के अंतर्जात बलों इंडोजेनिक फोर्स के कारण विखंडन हुआ। विखंडन के क्रमिक जारी रहने और विखंडित भूखंडों के विभिन्न दिशाओं में विस्थापन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। इन महाद्वीपों के मध्य पैंथेलासा के जल के प्रवेश करने में से महासागरों एवं सागरों का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में भी अंतर्जात बलों के कारण क्रमिक विखंडन हुआ और इन विखंडित भूखंडों के विस्थापन से विभिन्न महाद्वीपों और संलग्न से जुड़े हुए कई द्वीपों की उत्पत्ति हुई। जैसे अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन के भूखंडों का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड लारेशिया और बीच में 33 सागर। गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड के बीच में 33 सागर। गोंडवाना लैंड के विखंडन से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय पठारी, भारत और ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका की उत्पत्ति हुई। प्रशांत महासागर पैंथेलासा का ही शेष भाग है। 33 सागर का अवशेष भूमध्य सागर के रूप में है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र 33 सागर के क्षेत्र में ही स्थित है। वेगनर का विचार अवलिक सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इनका सिद्धांत कार्बोनीफेरस काल 35 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है। इस समय पैंजिया एवं पैंथेलासा स्थित था। वेगनर के सिद्धांत के दो प्रमुख आधार था। एक में सियाल रूपी महाद्वीप तरल सीमा एवं महासागर पर तैराव की दशा में था और पैंजिया पैंथेलासा के ऊपर तैर रहा है। दूसरा पूरा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन। पूरा जलवायु अतीत काल की जलवायु का अध्ययन को कहते हैं। वेगनर ने महाद्वीपों के पूरा जलवायु का अध्ययन किया। तब यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान जलवायु और अतीत काल की जलवायु में व्यापक अंतर है मिलता। विभिन्न महाद्वीपों पर विभिन्न भूगर्भिक कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। वेगनर ने माना कि महाद्वीपों की पूरा जलवायु पैलियोक्लाइमेटिक संबंधी परिवर्तन तभी संभव है जब महाद्वीप विस्थापित होकर विभिन्न जलवायु प्रदेशों में पहुंचते रहे हैं। अतः पूरा जलवायु परिवर्तन से महाद्वीपों का विस्थापन स्पष्ट होता है। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो प्रमाण अवलिक साक्ष्य दिया उसे बहुत हद तक वैज्ञानिक माना गया, लेकिन वेगनर के समय पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना की वैज्ञानिक जानकारी नहीं होने के कारण अंतर्जात बलों की व्याख्या नहीं कर पाए।
वैगनर ने महाद्वीपों के विखंडन के लिए दोनों ध्रुवों से गुरुत्व बल की भिन्नता के कारण उत्पन्न तनाव बल टेंशन फोर्स को माना, जबकि ऐसा संभव नहीं है। दूसरा वैगनर ने महाद्वीपों में केवल दो दिशाओं में विस्थापन को स्वीकार किया, एक में उत्तर की ओर विस्थापन, दूसरा पश्चिम की ओर विस्थापन, जबकि महाद्वीप विभिन्न दिशाओं में स्थित है। तीसरा, उत्तर की ओर विस्थापन के लिए गुरुत्व बल तथा प्लावनशीलता का बल फोर्स ऑफ बुयांसी को उत्तरदायी माना, लेकिन यह संभव नहीं है। चौथा, पश्चिम की ओर विस्थापन के लिए सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना, लेकिन यह संभव नहीं। वर्तमान मान्यता के अनुसार भूगर्भ से उत्पन्न तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण जहाँ अपसरण डाइवर्जन की क्रिया होती है, वहीं विखंडन और इसी ऊर्जा तरंग के सहारे विस्थापन घटित होता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। वैगनर के प्रमाण तटीय आकृति तथा तटीय साम्यावस्था, जिगसॉ फिट, चट्टानी संरचना, पठारी संरचना में समानता, पूरा जलवायु संबंधी साक्ष्य, जीवाश्मों का साक्ष्य, कार्बोनिफेरस हिमयुग के साक्ष्य, कार्बोनिफेरस कोयला का साक्ष्य, लेमिंग जंतु का साक्ष्य, नवीन साक्ष्य, प्लेट विवर्तनिक से पुष्टि, उपग्रहीय अध्ययन। महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा को समझाते हुए इसके आधार पर महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति की व्याख्या करें। एक में तटीय आकृति तथा जिगसॉ फिट, तटीय साम्यावस्था, भ्रंशकाकार और ब्राजील हॉर्न भ्रंशकाकार। महासागर के दोनों तटों पर खड़े ढाल के क्षेत्र का पाया जाना यह बताता है कि महाद्वीप परस्पर जुड़े हुए थे और इनमें विखंडन हुआ है। महासागर के दोनों ओर महाद्वीपों को देखने से ऐसा लगता है कि यदि इन्हें परस्पर मिलाया जाए तब यह पूर्णतः मिल जाते हैं, और इसे जिगसॉ फिट या तटीय साम्यावस्था कहा जाता है। जैसे अटलांटिक ओशियन में उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में तथा ब्राजीलियन हॉर्न गिनी की खाड़ी में साम्यावस्था बनाते हैं, और इसी प्रकार अन्य महाद्वीपों को भी मिलाया जाए तब परस्पर मिल जाते हैं। प्राचीन पठारों की संरचना तथा तटीय संरचना में समानता। महासागरों के दोनों तटों की चट्टानी संरचना एक समान है। इसी तरह प्राचीनतम पठारों की संरचना और आयु एज एक समान है। जैसे ब्राजील का पठार, अफ्रीका का पठार, प्रायद्वीपीय पठारी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के पठार की संरचना और आयु के समान है, और इससे स्पष्ट होता है कि यह सभी गोंडवाना लैंड के भाग थे। तीसरा, नवीन वलित पर्वत का प्रमाण। फोल्डेड माउंटेन। वलित पर्वत की उत्पत्ति संपीडन कंप्रेशनल क्रिया से ही संभव है, और संपीडन बल से ही वलित पर्वत का निर्माण होता है। संपीडन बल। चौथा है पूरा जलवायु का प्रमाण। पैलियो क्लाइमेट प्रूफ। पाँचवें है कार्बोनिफेरस हिमयुग के साक्ष्य। कार्बोनिफेरस हिमयुग में पृथ्वी का लगभग 2/3 से अधिक भाग हिमाच्छादित हो गया। इसके प्रमाण सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं, और यह तभी संभव है जब कार्बोनिफेरस काल में सभी महाद्वीप परस्पर जुड़े होंगे। कार्बोनिफेरस काल में सघन वनस्पतियां उत्पन्न हुई, जिसका कारण कार्बोनिफेरस काल में तापमान में थोड़ी वृद्धि होना है, और इस समय ग्लोस्पोडोरिस फ्लोरा, टेलिफाइलम फ्लोरा वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई, और इन वनस्पतियों के सतह के नीचे दबने और रूपांतरण से कोयला खनिज का विकास हुआ। यह कोयला प्रायः सभी महाद्वीपों पर भिन्न अक्षांशों पर पाया जाता है, जबकि विभिन्न अक्षांशों की जलवायु एक समान नहीं है। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में एक समान वनस्पतियां नहीं पाई जा सकती। यह तभी संभव है जब इन वनस्पतियों की उत्पत्ति के समय सभी महाद्वीप जुड़े हुए होंगे। छठा, जीवाश्म सरीसृप। कई जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष महासागर के दोनों ओर मिल रहे हैं, और एक समान जीवों के अवशेष का भिन्न अक्षांशों पर पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि इनकी उत्पत्ति के समय महाद्वीप जुड़े हुए होंगे। सरीसृप वर्गीय जंतुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेमिंग जंतु का जीवाश्म मौसमी प्रवास और लेमिंग एनिमल आत्महत्या कर रहे हैं। लेमिंग आत्महत्या की प्रवृत्ति। नोट, वैगनर ने लेमिंग जंतु का उदाहरण भी दिया। लेमिंग जंतु स्कैंडिनेविया
स्कैंडिनेविया में पाई जाती है और यह अटलांटिक महासागर में पश्चिम की ओर जाते हुए प्रवेश कर जाती है। वैगनर ने माना जब महाद्वीप परस्पर जुड़े होंगे उस समय लेमिंग पश्चिम की ओर प्रवास करता होगा और यह प्रवृत्ति वर्तमान में भी बनी हुई है। वैगनर द्वारा प्रस्तुत इन प्रमाणों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता और इन प्रमाणों से महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि होती है। नवीन प्रमाण में प्लेट विवर्तनिकी उपग्रहीय अध्ययन। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल कई प्लेटों में विभक्त है और इन प्लेटों से ही महाद्वीप और महासागर नीतल का निर्माण हुआ है और इन प्लेटों में गति पाई जाती है। चूँकि महाद्वीप भी इन प्लेटों से ही निर्मित हुए हैं, अतः प्लेटों में गति होने का तात्पर्य महाद्वीपों का भी गतिशील होना है। उपग्रह आधारित अध्ययनों से प्लेटों की गतिशीलता प्रमाणित हो चुकी है। इनमें 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष गति पाई जाती है। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिकन प्लेट पश्चिम की ओर वर्तमान में भी गतिशील है, अतः महाद्वीपीय विस्थापन भी प्रमाणित होता है। महाद्वीपीय विस्थापन की प्रामाणिकता कई साक्ष्यों के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक अर्थ में महाद्वीपीय विस्थापन की तुलना में प्लेटों का संचलन अधिक वैज्ञानिक तथ्य है। अर्थात स्थल मंडल के विखंडित भूखंडों में मुख्यतः भूगर्भिक ऊर्जा तरंगों के प्रभाव से संचलन होता है और इसमें महाद्वीपीय खंड और सागरीय नीतल के सपाट के भाग दोनों आते हैं। अर्थात केवल महाद्वीपों में विखंडन और विस्थापन नहीं होता, बल्कि सागरीय नीतल में भी विखंडन और विस्थापन होता है। ऐसे में केवल महाद्वीपीय विस्थापन कहना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है। वास्तविक अर्थ में स्थल मंडल के प्लेट विस्थापित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों को समझाएं। दूसरा, महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट संचलन या प्लेट विवर्तनिकी में अंतर संबंध बताते हुए यह स्पष्ट करें कि वास्तविक अर्थ में महाद्वीपों में नहीं बल्कि प्लेटों में संचलन होता है। प्लेट विवर्तनिकी परिचय खंड। प्लेट सीमा, सीमांत, संचलन, प्रकार, गति, संख्या, संवहनिक तरंग, मेंटल प्लूम। प्लेट विवर्तनिकी द्वारा विभिन्न भूगर्भीय क्रिया की व्याख्या वलित पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी, ट्रेंच, कटक, सागर नीतल, प्रसारण, द्वीपीय चाप। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्रस्ट, मेंटल कोर, स्थल मंडल में स्थित प्लेट, प्लास्टिक दुर्बल मंडल, हॉट स्पॉट। के बाद हॉट स्पॉट जोन में सीमांत सागरीय प्लेट सागर तल पर या महाद्वीपीय सीमांत पीठ स्थल मंडल पर प्लास्टिक दुर्बल मंडल संवहनिक तापीय ऊर्जा तरंग अर्ध तरंग या प्लास्टिक दुर्बल मंडल। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1960 के दशक में कई भूगोलवेत्ताओं एवं वैज्ञानिकों की सामूहिक प्रयास के फलस्वरूप हुआ और इसके अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल कई दृढ़ भूखंडों में विभक्त है जिसमें संचलन पाई जाती है और इन गतिशील भूखंडों को प्लेट कहते हैं। सभी प्लेटें अधिक घनत्व के अर्ध तरल अवस्था में स्थित प्लास्टिक दुर्बल मंडल के ऊपर स्थित है, लेकिन अस्थिर अवस्था में। दूसरा, प्लेट 3 प्रकार की होती है। एक में महाद्वीपीय प्लेट, इसका घनत्व सबसे कम होता है। दूसरा, सागरीय प्लेट, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तीसरा, महाद्वीपीय सहसागरीय प्लेट, इसका घनत्व महाद्वीपीय प्लेट से अधिक और सागरीय प्लेट से कम होता है। तीसरा, 2 प्लेटों को विभाजित करने वाली रेखा को प्लेट सीमा कहते हैं। प्लेट सीमा के दोनों ओर संलग्न क्षेत्र को प्लेट किनारा सीमांत मार्जिन कहते हैं। चौथा, प्लेट सीमांतों के सहारे प्लेटों में 3 प्रकार की गतियाँ उत्पन्न होती हैं। एक में अपसारी डाइवर्जिंग गति, इसके कारण 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचलन करती हैं। अभिसारी गति कन्वर्जिंग मोशन, इसमें 2 प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं। तीसरा, संरक्षी या रूपांतरण गति या ट्रांसवर्स मोशन, इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाते हुए या घर्षण करते हुए गुजरती है। यह समानांतर एवं विपरीत गति है। अपसारी सीमांत, अभिसारी सीमांत, अपसारी गति और अभिसारी सीमांत। अपसारी सीमांत में दोनों प्लेट 2 दिशा में जा रहा है, अभिसारी गति में दोनों प्लेट एक दिशा में आ रहा है।
संरक्षी प्लेट, दोनों प्लेट में अलग अलग दिशा में जा रहे हैं लेकिन सट नहीं रहे हैं। संरक्षी रूपांतरण या ट्रांसवर्स मोशन, इन तीनों गतियों को सापेक्षिक गति कहते हैं। यह गति एक दूसरे के संदर्भ में है। सापेक्षिक गतियों के कारण तीन प्रकार के सीमांत बनते हैं: अपसारी सीमांत, अभिसारी सीमांत, संरक्षी सीमांत। प्लेट की गतिशीलता का प्रभाव प्लेटों के सीमांत भाग में सर्वाधिक होती है और यही विभिन्न भूगर्भीय क्रियाएं घटित होती है। इसी कारण प्लेट सीमा के दोनों ओर स्थित ऐसे क्षेत्र जहाँ प्लेटों की गति के कारण विभिन्न भूगर्भीय क्रियाएं घटित होती है उस क्षेत्र को प्लेट सीमांत कहते हैं। प्लेट की गतिशीलता के कारण घटित होने वाली विभिन्न भूगर्भीय क्रियाओं को विवर्तनिक क्रिया कहते हैं और इससे प्रभावित क्षेत्रों को विवर्तनिक क्षेत्र कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्लेटों की गतिशीलता और इससे संबंधित विवर्तनिकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सिद्धांत का विकास आधार सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, हेरियस 1960। दूसरा पूरा चुंबकत्व का सिद्धांत, पैलियो मैग्नेटिज्म। इन दोनों सिद्धांतों में वैज्ञानिक तरीके से यह तथ्य प्रमाणित किया गया कि सागरीय नीतल की चट्टानों में भी विखंडन और विस्थापन होता है। प्लेट शब्द टूजो विल्सन 1965 में दिया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, मॉर्गन 1968। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रस्तुत करने का कार्य 1968 में मॉर्गन ने किया था। वर्तमान में नासा का महत्वपूर्ण योगदान है। प्लेट गति में सापेक्षिक गति, अपसारी, अभिसारी, संरक्षी। घूर्णन अक्ष के संदर्भ में भी प्लेटों में गति, वृत्ताकार पथ पर गति। नोट: प्लेट की संख्या परिवर्तित होती रही है और इसकी मोटाई, इसका विस्तार स्थिर नहीं रहता। एक बड़ा प्लेट विखंडित होकर कई भागों में बंटकर कई प्लेटों का निर्माण कर सकता है। ऐसे ही एक से अधिक प्लेट मिलकर नए प्लेट का निर्माण कर सकती है। प्लेटों की औसत मोटाई 70 से 100 किलोमीटर तक होती है। नासा के अनुसार वर्तमान में 100 से अधिक प्लेट हैं। प्लेट गति का कारण संवहनिक ऊर्जा तरंग, पृथ्वी की घूर्णन गति, मेंटल प्लूम। संवहनिक ऊर्जा तरंग, अपसारी, अभिसारी, संरक्षी। हॉटस्पॉट से मैग्मा ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति, वृत्ताकार पथ पर घूर्णन अक्ष के संदर्भ में गति, आयलर सिद्धांत से प्रमाणित। मेंटल प्लूम कोर एवं मेंटल के संपर्क क्षेत्र से अत्यंत गर्म चट्टानों का ऊपर मुखी प्रवाह है और यह हॉटस्पॉट को उत्पन्न करती है। हॉटस्पॉट से मैग्मा आवलिक ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है। कोर मेंटल के ऊपर हॉटस्पॉट क्षेत्र ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ऊपर। मेंटल प्लूम, यह मेंटल प्लूम। प्लेट बड़े प्लेट, लघु प्लेट, सूक्ष्म माइक्रो प्लेट। मेजर, माइनर, माइक्रो। क्षेत्र 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अधिक ग्रेटर देन हो तो बड़े प्लेट होंगे। लघु अवलिक छोटे, माइनर प्लेट 1 से 20 मिलियन किलोमीटर है तो माइनर प्लेट। और सूक्ष्म माइक्रो प्लेट में 1 मिलियन किलोमीटर से कम है, लेस देन है तो माइक्रो प्लेट। 100 प्लस प्लेट हैं, 7 बड़े प्लेट, उसमें से एक में उत्तर अमेरिकन प्लेट, दूसरा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, प्रशांत प्लेट, सागरीय प्लेट। 1 से 6 तक महाद्वीपीय सागरीय प्लेट है। मतलब उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ये है महाद्वीपीय में सागरीय प्लेट। प्रशांत प्लेट है से अन्य सागरीय प्लेट है। कुछ प्रमुख छोटे प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट अलास्का के पास है और कोकोस प्लेट पनामा के पश्चिम में है। नाजका प्लेट पेरू के पश्चिम में है और स्कोशिया अर्जेंटीना के दक्षिण में है। और कैरिबियन प्लेट कैरिबियन सागर में है। अरेबियन प्लेट अरब प्रायद्वीप में है। सुंडा प्लेट जावा सुमात्रा के पास है। बर्मा प्लेट म्यांमार के पास है। फिलीपींस प्लेट फिलीपींस के पास है। कैरोलिन प्लेट पापुआ न्यू गिनी के उत्तर में प्रशांत में महासागर है। भारतीय प्लेट भारतीय उपमहाद्वीप में है। रॉकी उत्तर अमेरिकन प्लेट में रॉकी माउंटेन, यहाँ पे अभिसारी हो रहा है।
इंडीज दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यहाँ पर भी प्रशांत प्लेट के साथ एक सारी है। और यहाँ पर अपसारी, इधर अपसारी अटलांटिक, यूरेशियन प्लेट, आल्प्स पर्वतीय, अभिसारी सीमांत है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहाँ पर अभी अभिसारी प्रशांत प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट, एटलस, अंटार्कटिक प्लेट। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी द्वारा भूगर्भीय क्रियाओं को व्याख्यान। प्लेट अपसारी गति एवं संबंधित भूगर्भीय क्रियाएं, अभिसारी गति एवं संबंधित भूगर्भीय क्रियाएं, संरक्षित गति एवं संबंधित भूगर्भीय क्रियाएं। अपसारी प्लेट गति तथा क्रियाएं, स्थलमंडल में स्थित प्लेट। अपसारी सीमांत, अपसारी सीमांत में निर्माणकारी, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। अपसारी प्लेट में दोनों प्लेट अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, स्थलमंडल अपोजिट डायरेक्शन। अपसारी ऊर्जा तरंग, प्लास्टिक ध्रुवमंडल में ध्रुवोत्तम क्षेत्र। नवीन चट्टान, बेसाल्ट, मैग्मा। सागरीय कटक, सागर नीतल प्रसन्न, प्राचीन बेसाल्ट, स्थलमंडल में स्थित प्लेट। प्लेटों की अपसारी, प्लेटों की अपसारी गति अपसारी ऊर्जा तरंगों के कारण घटित होती है और इस स्थिति में दो प्लेटें विपरीत दिशा में संचलन करती है, जिसके कारण उत्पन्न दरार में भूगर्भ का मैग्मा जमा होकर बेसाल्ट की नवीन सतह या भूपटल का निर्माण करता है और इसी कारण अपसारी सीमांतों को निर्माणकारी या रचनात्मक सीमांत कहते हैं। पैंजिया का विखंडन, पैंजिया का विखंडन विस्थापन तथा महाद्वीपों के मध्य पैंथेलासा की जल की प्रवेश करने से इसी प्रक्रिया द्वारा महाद्वीपों एवं महासागरों तथा सागरों का निर्माण हुआ। महाद्वीपों के मध्य मैग्मा के जमाव से सागर नीतल की बेसाल्ट चट्टानों की उत्पत्ति हुई। वर्तमान में यह क्रिया अटलांटिक महासागर में घटित हो रही है और यहाँ मध्यवर्ती भाग में स्थित मध्य अटलांटिक कटक अपसारी प्लेट सीमांतों पर ही स्थित है। कटक की उत्पत्ति अपसारी प्लेट सीमांतों के सहारे घटित होने वाली ज्वालामुखी क्रिया के कारण मैग्मा के उद्गार और मैग्मा की सतह पर क्रमशः धीरे धीरे एकत्रित होते रहने से हुई है और इस क्षेत्र में कई सक्रिय ज्वालामुखी तथा ज्वालामुखी द्वीप स्थित हैं। कटक के क्षेत्र में अपसारी गति के कारण भ्रंश भी पाए जाते हैं। कटक के क्षेत्र में अपसरण, विखंडन, भ्रंशन और ज्वालामुखी क्रिया के कारण भूकंप भी आते हैं और यह विश्व का तीसरा प्रमुख ज्वालामुखी एवं भूकंप क्षेत्र है। अपसारी प्लेट सीमांतों के सहारे सागर नीतल में प्रसरण होता है और यह क्रिया अटलांटिक महासागर में घटित हो रही है। अपसारी सीमांतों के सहारे जब नवीन मैग्मा का उद्गार होता है तब इसके कारण पहले से निर्मित बेसाल्ट की सतह का विखंडन और विपरीत दिशा में विस्थापन होता है। इस प्रक्रिया के लगातार घटित होते रहने से सागर नीतल की चौड़ाई में वृद्धि होती है और इस प्रक्रिया को ही सागर नीतल प्रसरण कहते हैं। अटलांटिक महासागर की चौड़ाई में वृद्धि इसी कारण हो रही है। अटलांटिक महासागर में कटक से किनारे की ओर बेसाल्ट चट्टानों की आयु में वृद्धि होती है। साथ ही चट्टानें समानांतर पट्टियों के रूप में पाई जाती हैं। दो संलग्न पट्टियों की आयु या उत्पत्ति का समय भिन्न भिन्न है। इन पट्टियों में चुंबकत्व ही अलग अलग हैं और इसे समानांतर चुंबकीय पट्टियों की अवधारणा कहते हैं। चट्टानों में चुंबकत्व के अध्ययन के आधार पर सागर नीतल प्रसरण तथा सागरीय प्लेटों की गतिशीलता भी प्रमाणित हुई है। अभिसारी प्लेट गति एवं भूगर्भीय क्रियाएं। अभिसारी विनाशकारी सीमांत, घनत्व समान है d1 बराबर d2 तो दोनों प्लेटों की सीमांत में बलन मोर बनेंगे, फोल्डेड बनेगा। डाउनवर्ड एनर्जी वेव्स, बलन भूकंप। अभिसारी गति में दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गमन करती है और ऐसे में अभिसारी सीमांत का निर्माण होता है। अभिसारी सीमांतों के सहारे बलन एवं भूकंप सहित विविध भूगर्भीय क्रियाएं घटित होती है और यह प्लेटों के घनत्व, गति तथा दबाव शक्ति पर निर्भर करता है।
दो प्लेटों के घनत्व में समानता की स्थिति में दोनों प्लेटों के सीमांत भाग में वलन होता है तथा भूकंप आते हैं। वलन की क्रिया से सीमांत का निचला भाग भी प्लास्टिक दुर्बल मंडल के संपर्क से पिघलने लगते हैं। अतः यहाँ भी ज्वालामुखी क्रिया की थोड़ी संभावना बनती है। जब दो असमान घनत्व के प्लेटों में अभिसरण होता है तब सीमांतों के सहारे वलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सागरीय ट्रेंच के उत्पत्ति की प्रक्रिया घटित होती है। प्रायः सभी नवीन वलित पर्वत अभिसारी सीमांतों के सहारे ही स्थित है। दो असमान घनत्व की प्लेट की स्थिति दो असमान घनत्व की प्लेट की स्थिति अधिक घनत्व, कम घनत्व अभिसारी सीमांत है। प्लास्टिक दुर्बल मंडल D1 ग्रेटर देन D2 अत्यंत गर्म क्षेत्र, अधिक घनत्व ट्रेंच धंसेगा और जो कम रहेगा वो ऊपर उठेगा, वलन होगा। ज्वालामुखी कम घनत्व D1 अत्यंत गर्म क्षेत्र, वेनी ऑफ जोन भूकंप क्षेत्र। दो असमान घनत्व के प्लेटों में अभिसरण होता है तब अधिक घनत्व के प्लेट में क्षेपण सबडक्शन नीचे जाने की क्रिया होती है। इसके कारण इस प्लेट के सहारे ट्रेंच का निर्माण होता है, जबकि कम घनत्व के प्लेट में वलन से वलित पर्वत की उत्पत्ति होती है। अधिक घनत्व का प्लेट नीचे जाते हुए कम घनत्व के प्लेट से घर्षण करती है, जिसके कारण चट्टानों में विखंडन होने से तीव्र भूकंप की उत्पत्ति होती है। इस क्षेत्र को वेनी ऑफ जोन कहते हैं। वेनी ऑफ जोन के निचले भाग का संपर्क प्लास्टिक दुर्बल मंडल या मैंटल में अधिक गर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है और पिघलने लगता है। चूँकि अभिसारी सीमांतों के सहारे प्लेट का विनाश होता है, इसीलिए इसे विनाशात्मक प्लेट सीमांत भी कहते हैं। प्लेट सीमांत के विनाश की प्रक्रिया से मैग्मा के भंडार में वृद्धि होती है और यह तापीय ऊर्जा तरंगों के साथ पृथ्वी की सतह की ओर आने का प्रयास करती है। जब यह सतह को तोड़ पाने में सक्षम होती है तब वलित पर्वतों के क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है। ज्वालामुखी की क्रिया घटित होती है कहाँ पर थी यार? प्लेट सीमांत के विनाश की प्रक्रिया से मैग्मा के भंडार में वृद्धि होती है और यह तापीय ऊर्जा तरंगों के साथ पृथ्वी की सतह की ओर आने का प्रयास करती है। जब यह सतह को तोड़ पाने में सक्षम होती है तब वलित पर्वतों के क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है। अधिकांश नवीन वलित पर्वतों के साथ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। साथ ही भूपटल में व्यापक अव्यवस्था के कारण भूकंप भी उत्पन्न होते हैं। अतः अधिकांश नवीन वलित पर्वतों तथा संबंधी क्षेत्रों में भूकंप का ज्वालामुखी साथ साथ पाए जाते हैं। जैसे रॉकी एवं एंडीज पर्वतीय क्षेत्र जो महाद्वीपों के सीमांतों के सहारे स्थित है, वहाँ भूकंप ज्वालामुखी तथा वलन अंतर संबंधित है। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से यह व्याख्या होती है कि अधिकांश सागरीय ट्रेंच महासागरों या द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं। नोट: वलित पर्वत की उत्पत्ति एवं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या भारतीय प्लेट या यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से कम घनत्व के यूरेशियन प्लेट में वलन से हुई है। रॉकी वलित पर्वत की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट में अभिसरण से हुई है। तीसरा, एंडीज की उत्पत्ति दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट में अभिसरण से हुई है। इससे कम घनत्व के अमेरिकन प्लेट में वलन की क्रिया हुई है और अधिक घनत्व के प्रशांत महासागर में क्षेपण सबडक्शन की क्रिया घटित हुई है। चौथा, अफ्रीका का एटलस और यूरोप का आल्प्स पर्वतों की उत्पत्ति यूरेशियन एवं अफ्रीकन प्लेट में अभिसरण से हुई है। रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय, कुनलुन, अराकानयोमा, द्वीपीय चाप एवं तोरण हजारों द्वीपों के समूह को आर्किपेलागो कहते हैं। प्लेटों के अभिसरण की 3 दशाएं होती हैं। एक में जब दो महाद्वीपीय प्लेट टकराते हैं अर्थात अभिसरण करते हैं। जब महाद्वीपीय और एक सागरीय प्लेट में अभिसरण होता है।
तीसरा, जब सागरीय एवं सागरीय प्लेटों में अभिसरण होता है। दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण की स्थितियों में महाद्वीपों के मध्य में वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है, जैसे भारत का हिमालय, चीन का कुनलुन तथा यूरोप का आल्प्स और अफ्रीका का एटलस। जब एक महाद्वीपीय और एक सागरीय प्लेट में अभिसरण होता है, तब तटीय वलित पर्वत या महाद्वीपों के सीमांतों पर वलित पर्वत की उत्पत्ति होती है। सागरीय एवं सागरीय प्लेटों में अभिसरण होता है, तब द्वीपीय चाप एवं तोरण की उत्पत्ति होती है, जैसे जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया के हजारों द्वीपों के समूह आर्चिपेलागो की उत्पत्ति, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या आर्चिपेलागो जो भारतीय प्लेट के समुद्री क्षेत्रों में स्थित हैं। अंडमान निकोबार को हिमालय का ही समुद्री विस्तार माना जाता है और इसकी उत्पत्ति हिमालय के साथ हुई। छोटा प्लेट प्रशांत प्लेट D2 ग्रेटर देन छोटा प्लेट प्रशांत प्लेट D2 ग्रेटर देन D1। छोटे सागरीय प्लेट प्रशांत प्लेट छोटे सागरीय प्लेट प्रशांत प्लेट अभी सारी सीमांत रेंज चाप तोरण स्थल रेंज द्वीपीय चाप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में द्वीपों के समूह चापाकार रूप में पाए जाते हैं। इसे हजारों द्वीपों के समूह या आर्चिपेलागो कहते हैं। जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया के द्वीप समूह आर्चिपेलागो के रूप में ही हैं। इनकी उत्पत्ति प्रशांत प्लेट और पश्चिमी तटवर्ती प्लेटों में अभिसरण में तटवर्ती प्लेटों में वलन की क्रिया से हुई है। संरक्षी प्लेट गति तथा भूगर्भीय क्रिया, यह प्रथम दो गतियों का ही परिणाम है। अपसारी एवं अभिसारी प्लेट गति के कारण जहाँ भी समानांतर विपरीत रगड़ करते हुए गति उत्पन्न होती है, उसे संरक्षी गति कहते हैं। संरक्षी गति के कारण प्लेटों का निर्माण एवं विनाश नहीं होता, इसी कारण इसे संरक्षी सीमांत कहते हैं और यहाँ भूकंप आते हैं और भ्रंश का निर्माण होता है। इसे ट्रांस करेंट फॉल्ट रूपांतरण भ्रंश कहते हैं। जैसे कैलिफोर्निया के पास सान एंड्रियास भ्रंश, यहाँ संरक्षी क्रिया घटित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास तथा मध्य अटलांटिक कटक में संरक्षी क्रिया घटित हो रही है। इसमें क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत प्लेटों की गतिशीलता तथा इसके कारणों को स्पष्ट करें। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के किस प्रकार उत्कृष्ट है, समझाइए। महासागरों के मध्यवर्ती कटक की उत्पत्ति की प्रक्रिया को विस्तार से बताते हुए सागर नीतल प्रसरण और कटक निर्माण में अंतर संबंधों को बताएं। नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत द्वारा करें, साथ ही वलन, ज्वालामुखी और भूकंप के अंतर संबंधों को समझाएं। क्वेश्चन, सागरों के सबसे गहरे भाग, सागरों के किनारे या द्वीपों के सहारे पाए जाने के कारणों को समझाएं। क्वेश्चन, जापान एवं फिलीपींस द्वीप समूह की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाते हुए इस क्षेत्र में ज्वालामुखी की सक्रियता के कारणों को स्पष्ट करें। कल्प समय टाइम, पृथ्वी का भूगर्भिक समय सारणी, महाकल्प, महायुग और कल्प मतलब छोटा युग। भूगर्भिक इतिहास, करोड़ वर्ष पूर्व, CBC मतलब करोड़ वर्ष पूर्व। महाकल्प ईरा, कल्प पीरियड, समय, महत्वपूर्ण तथ्य। एजोइक ईरा में आर्कियन पीरियड, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। एजोइक महाकल्प में आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन कल्प। आर्कियन कल्प 250 करोड़ BC और प्री कैम्ब्रियन कल्प 150 करोड़ BC में प्राचीनतम आग्नेय सेल, प्राथमिक सेल का निर्माण हुआ था। पैलियोजोइक या प्रथम जीवकल्प, प्राइमरी पैलियोजोइक या प्रथम जीवकल्प, महाकल्प मतलब में कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पामियन। कैम्ब्रियन 60 करोड़ BC और ओडोविशियन में 54 करोड़ BC ही, और सिल्यूरियन 44 करोड़ BC। दूसरा पर्वतीकरण हुआ सिल्यूरियन में। हिमालय की सेलों का निर्माण प्रारंभ हो गया था ओडोविशियन काल से ही। डिवोनियन 40 करोड़ BC, मछली युग। ओडोविशियन से लेके डिवोनियन काल तकला हिमालय की सेलों का निर्माण प्रारंभ हुआ। और कार्बोनिफेरस 35 करोड़ BC, कोयला युग। पार्मियन मतलब तीसरा पर्वतीकरण 27 करोड़ BC, कोयला का निर्माण जारी रहा। मेसोजोइक महाकल्प में ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रेटेशियस। ट्रियासिक में 22 करोड़ BC डायनासोर की उत्पत्ति हो गई थी। जुरैसिक में 18 करोड़ BC
डायनासोर का साम्राज्य डायनासोर युग था 6.5 करोड़ BC तक जीवित है। क्रिटेशियस में 13.5 करोड़ BC महासागरों व महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप आया। हिमालय में उत्थान प्रारंभ हुआ। सीनोजोइक तृतीय जीव महाकल्प में इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन 10 लाख वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ BC हिमालय की उत्पत्ति हुआ। नूतन जीव कल्प नियोजोइक वर्तमान जीव कल्प। एक में प्लीस्टोसीन, होलोसीन मतलब आधुनिक मानव। में प्लीस्टोसीन 10 लाख BC से 10,000 BC अंतिम हिमयुग। होलोसीन 10,000 वर्ष पूर्व से वर्तमान काल में अंतरहिम युग। बर्फ पिघलना, तापमान बढ़ना, होमोसेपियंस की उत्पत्ति। पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, हिमयुग, अंतरहिमयुग। प्राकृतिक कारणों से ताप में परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर अब तक 3 बृहद हिमयुग आया है। प्रथम एक में प्री कैम्ब्रियन हिमयुग, प्री कैम्ब्रियन काल में 150 करोड़ BC। द्वितीय कार्बोनिफेरस हिमयुग 35 करोड़ BC। तृतीय प्लीस्टोसीन हिमयुग 10 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, हिमयुग, अंतरहिमयुग। प्राकृतिक कारणों से ताप में परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर अब तक 3 बृहद हिमयुग आया है। एक में प्रथम है प्री कैम्ब्रियन हिमयुग, प्री कैम्ब्रियन काल में 150 करोड़ BC। द्वितीय में कार्बोनिफेरस हिमयुग 35 करोड़ BC। तृतीय में प्लीस्टोसीन हिमयुग 10 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। पृथ्वी पर प्राकृतिक कारणों से तापमान में परिवर्तन होता रहा है। फलस्वरूप ताप की कमी की दिशा में पृथ्वी के अधिक ठंडे होने के कारण इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित आइस कैप्ड हो जाता है, जिसे हिमयुग कहते हैं। 2 हिमयुग के मध्य तापीय वृद्धि का एक काल उत्पन्न होना, जिसे अंतर हिमयुग कहते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर हिम बर्फ के पिघलने से समुद्र तल ऊपर आ जाता है और यह एक उष्ण काल होता है। और इसके विपरीत हिमयुग में पृथ्वी का अधिकांश जल हिम में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः सागरों को जल की प्राप्ति कम हो पाती है। अतः सागर तल नीचे चला जाता है। माउंटेन में पर्वत प्रकार, पर्वत निर्माण। पर्वत द्वितीय क्रम की भूआकृति है। शिखर संकुचित 1500 फीट, स्पष्ट ढाल, आधार चौड़ा, विस्तृत, आसपास से ऊंचाई न्यूनतम 1500 फीट। पर्वत के प्रकार, वलित मोरदार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, भरंसोत पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत, वोल्कानो माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअरी माउंटेन। पृथ्वी पर पर्वत निर्माण या पर्वतीकरण के युग। माउंटेन बिल्डिंग। पहला प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण। प्रथम पर्वतीकरण है 150 करोड़ BC में घटित हुआ और प्राचीनतम पर्वत है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, जैसे अरावली, विंध्यन, कैनेडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड के रूप में। अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत है। दूसरा कैलिडोनियन पर्वतीकरण द्वितीय पर्वतीकरण है। सिल्यूरियन युग में निर्मित पर्वत है। 44 करोड़ BC में घटित, जैसे अपलेशियन पर्वत USA में, यूराल पर्वत यूरेशिया में, स्कैंडिनेवियन पर्वत यूरोप में, डिलामर हिल ब्राजील में, नामीबिया पर्वत अफ्रीका के नामीबिया में। हार्सियन पर्वतीकरण यह पार्मियन युग में घटित 27 करोड़ BC में जर्मनी का हर्ज पर्वत के नाम पर नामकरण है। जर्मनी हर्ज, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चौथा अल्पाइन पर्वतीकरण, यह अंतिम पर्वतीकरण है। अंतिम क्रिटेशियस युग 13.5 करोड़ BC से टर्शियरी काल तक। अल्पाइन पर्वत, नवीन वलित पर्वत इसी प्रकार के हैं, जैसे नवीन वलित पर्वत रॉकी उत्तर अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, एटलस अफ्रीका में, डेक्कन्सबर्ग अफ्रीका में, हिमालय भारत में, कुनलुन चीन में, अराकोनियमा म्यांमार में, आल्प्स यूरोप में। आल्प्स के आधार पर नाम रखा गया है अल्पाइन पर्वत।
काराकोरम हिमालय। काराकोरम हिमालय भारत नवीन वलित पर्वत वर्तमान में प्लेटों के सीमांतों के सहारे स्थित है, जिनकी उत्पत्ति कम घनत्व के प्लेटों में बलन से हुई है। दक्षिण अफ्रीका का डेंकेसबर्ग पर्वत अपवाद है, क्योंकि इसकी व्याख्या प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से नहीं हो पाता है। मानचित्र कार्य। सागरीय क्षेत्र। सागरीय क्षेत्र महासागर, सागर, खाड़ियाँ, द्वीप, प्रायद्वीप, केप, जल संध्या, जलमार्ग। जलमार्ग महाद्वीपीय क्षेत्र। पर्वत, मरुस्थल, नदी, झील, पठार, मैदान, घास का मैदान। चर्चित स्थान। कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर, बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, पर्शियन सागर, लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ओखोटस्क सागर, यहाँ पर है, जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, पश्चिमी चीन सागर, प्रशांत महासागर, बास सागर। दक्षिण सागर या अंटार्कटिका सागर। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के सागर एवं खाड़ियाँ बेरिंग सागर, चुकची सागर, ओखोटस्क सागर, पीत सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, फिलीपींस सागर, दक्षिण चीन सागर, तिमोर सागर, कारपेंटरिया की खाड़ी, बास सागर, तस्मान सागर, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, सुलावेसी सागर। पेनिनसुलाज प्रायद्वीप, ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से सागर से घिरा हो और एक ओर स्थल से संलग्न हो, तब इसे प्रायद्वीप कहते हैं। केप ऑब्लिक अंतरिक्ष किसी स्थल का त्रिभुजाकार भाग जिसका आधार स्थल की ओर हो, शीर्ष सागर की ओर निकला हो, उसे केप या अंतरिक्ष कहते हैं। मानचित्रण कार्य। रूस, बेरिंग सागर, ओखोटस्क, चुकची सागर, पीत सागर, चीन, जापान सागर, अलास्का की खाड़ी, उत्तर अमेरिका में, पूर्वी चीन सागर, फिलीपींस सागर, दक्षिण चीन सागर, सुलावेसी सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, कारपेंटरिया की खाड़ी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, तस्मान या बास सागर। प्रशांत महासागर की द्वीप प्रायद्वीप, साखलिन, जापान, क्यूशू, शिकोकू, होन्शू, होक्काइडो, ताइवान, फिलीपींस, लुजोन, मिंडनाओ, तिमोर, बोर्नियो, सुलेवेसी, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, मार्शल द्वीप समूह, हवाई द्वीप, अल्यूसियन, कुरिल, क्यूराइल, टिओरा डेल फ्यूगो प्रायद्वीप में, कामचटका, मलाया, अलास्का, कैलिफोर्निया। वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। भूपटलीय शैलवलित चट्टान, संपीड़न बल इधर से भी समतल। भूपटल की चट्टानों में संपीड़न बल के कारण दबाव उत्पन्न होने से मोड़ युक्त पर्वत का वलित पर्वत कहते हैं। अपनति एंटीक्लाइन। अपनति मतलब एंटीक्लाइन, अभिनति मतलब सिंक्लाइन। वलित पर्वत दो वर्ग, प्राचीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत। प्राचीन वलित पर्वत में अल्पाइन पर्वतीकरण के पूर्व के सभी वलित पर्वत प्राचीन हैं। यह सभी वर्तमान में स्थिर क्षेत्र और इनमें स्थान समाप्त हो चुका है। सभी की ऊंचाई में कमी आ रही है। सभी अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, जैसे अरावली, विंध्यन, यूराल, प्लेशियन। नवीन वलित पर्वत अल्पाइन पर्वतीकरण से निर्मित पर्वत है और अल्पाइन भूस्खलन का परिणाम है। अल्प एटलस, रॉकी एंडीज, हिमालय लक्षण, कई मोड़ की स्थिति, गहरी घाटियाँ, आइवी गोर्ज, कैनियन, नदी निर्मित घाटियाँ हैं। उत्थान जारी होना, अस्थिर क्षेत्र, भूकंप, ऊंचाई में कमी नहीं आ रही है। आई आकार, भी आकार, फिर गॉर्ज, फिर कैनियन। नदी युवावस्था में होना। तो वलित पर्वतों की उत्पत्ति संपीडनात्मक बल के कारण प्रक्रिया। भूसन्नति की अवधारणा, जियोसिंक्लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइन, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन, कम गहरा संकरा गर्त जो लंबा जलयुक्त हो, भूसन्नति कहते हैं, जैसे टेथिस सागर। भूसन्नतियों में मलबा का जमाव होता है और परतदार चट्टान बनती है और इनमें वलन की क्रिया होती है। प्राचीन भूसन्नतियाँ या प्लेशियन भूसन्नति, रॉकी भूसन्नति, एंडीज भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति, यूराल भूसन्नति। नोट। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि सभी नवीन वलित पर्वतों के क्षेत्र में कभी भूसन्नतियाँ जियोसिंक्लाइन रही होगी। भूसन्नतियों में मलबा या अवसादों सेडिमेंट के
जो माप से अवसादी परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ और इन चट्टानों में वलन की प्रक्रिया से वलित पर्वतों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा भी भूसन्नतियों को स्वीकार किया गया, लेकिन वलित पर्वत की उत्पत्ति के लिए मुख्य कारण दो प्लेटों का अभिसारी क्रिया को उत्तरदायी माना। जैसे गारालैंड और गोंडवानालैंड के मध्य में टेथिस सागर एक भूसन्नति था जिसमें दोनों ओर से आने वाले मलबों का निक्षेप हुआ, जिससे अवसादी परतदार चट्टानों की उत्पत्ति हुई। पुनः एक समय के बाद भारतीय प्लेट उत्तर की ओर तथा यूरेशियन प्लेट दक्षिण की ओर विस्थापित या गतिशील हुआ, जिसके कारण प्लेट टेथिस सागर के मलबों में वलन की क्रिया घटित हुई और भारतीय प्लेट अधिक घनत्व होने के कारण क्षेपित सबडक्ट हुआ, जबकि कम घनत्व के यूरेशियन प्लेट में वलन से हिमालय के वर्तमान स्वरूप का निर्धारण हुआ। अतः हिमालय में टेथिस सागर के मलबों के साथ भूपटल की प्रारंभिक चट्टानें ग्रेनाइटनीस सिस्ट भी पाए जाते हैं। वलन के प्रकार टाइप्स ऑफ फोल्डेड Q1 Q2 ढाल मिट्टी झुकाव स्लोप ए वलन की भुजा वलन के भुजाओं की ढाल के आधार पर वलन का निर्धारण होता है। θ1 θ2 सममित वलन Q1 बराबर Q2 θ1 बराबर θ2 θ1 θ2 असीमित वलन θ1 डज नॉट θ2 एक दिग्गनत वलन θ1 बराबर 90 डिग्री 180 डिग्री ग्रेटर थीटा ग्रेटर 90 डिग्री खुला वलन 90 डिग्री ग्रेटर जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो तो बंद वलन और थीटा लेस देन 90 डिग्री थीटा से 90 डिग्री से कम हो या थीटा 90 डिग्री से कम हो तो बंद वलन। परिवलन एक और झुका परिवलन। प्रतिवलन एक भुजा टूटकर दूसरी वलन की भुजा पर चढ़ जाता है तो प्रतिवलन। समअपनति अपनति अपनति अभिनति समअभिनति। पंखावलन सम अपनति एक अपनति में कई अपनतियाँ एवं अभिनतियाँ हो। संभिनति संभिनति मतलब एक अभिनीति में कई अभिनतियाँ एवं अपनतियाँ हो। नापे नापे NAP गीवाखंड इसमें किसी वलन की एक भुजा टूटकर विस्थापित होकर दूसरे वलन की भुजा से ऊपर चढ़ जाता है। ए में सम्मित वलन, बी में असम्मित वलन, सी में एक दिग्गनत वलन और डी में परिवलन। भ्रंशन एवं भ्रंश स्थलाकृतियाँ भ्रंश निर्मित पर्वत तथा घाटी। फॉल्ट भ्रंश फॉल्टिंग भ्रंशन टोपोग्राफी स्थलाकृतियाँ तनाव बल। भ्रंश रेखा भूपटलीय चट्टान बल कमजोर क्षेत्र फॉल्ट लाइन दरार रेखा। भूपटल की चट्टानों में तनाव बल सक्रिय होने की स्थिति में विपरीत दिशा में खिंचाव होने से चट्टानों में उत्पन्न दरार रेखा को भ्रंश रेखा कहते हैं। भ्रंश रेखा के सहारे चट्टानों में क्षैतिज या लंबवत विस्थापन की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित भू संचलन को भ्रंशन फोल्डिंग कहते हैं। भ्रंशन के कारण कई प्रकार के भ्रंश और भ्रंश स्थलाकृतियों का विकास होता है। इसमें भ्रंशोत्तम पर्वत एवं भ्रंश घाटियाँ भी आते हैं। भ्रंश के प्रकार भ्रंश रेखा, भ्रंश कगार या भ्रंश ढाल स्कार्प, सामान्य भ्रंश। एक भ्रंश रेखा के सहारे चट्टानों के क्षैतिज विस्थापन से विभिन्न भ्रंश बनते हैं। उत्क्रम भ्रंश रिवर्स फोल्ड अति उत्क्रम भ्रंश। रूपांतरण भ्रंश संरक्षी प्लेट सोपानक्रम भ्रंश। भूपटल की चट्टानों में तनाव बल के कारण जब भ्रंश रेखा का निर्माण होता है तब इसके सहारे यदि चट्टानों में क्षैतिज संचलन होता है तब कई प्रकार के भ्रंश का निर्माण होता है। जब
स्पष्ट। जब भ्रंश रेखा के सहारे दोनों ओर की चट्टानें एक दूसरे के विपरीत विस्थापित होती हैं तब उत्पन्न भ्रंश को सामान्य भ्रंश कहते हैं, नॉर्मल फॉल्ट। इसमें भ्रंश कगार का निर्माण होता है और भ्रंश कगार भ्रंश रेखा के सहारे खरे ढाल का किनारा होता है। दूसरा, जब भ्रंश रेखा के सहारे संपीड़न बल कार्य करता है तब चट्टानें दूसरी चट्टानों पर चढ़ जाती हैं और इसे उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। चट्टानों के अधिक उत्क्रमण होने से अति उत्क्रम भ्रंश का निर्माण होता है। तीसरा, जब किसी क्षेत्र में ऊंचाई से नीचे की ओर एक से अधिक उत्क्रम भ्रंश विकसित हो जाते हैं तब इसे सोपानाकार भ्रंश कहते हैं। चौथा, संरक्षी प्लेट के सहारे संरक्षी प्लेटों के सहारे दो प्लेटों के समानांतर एवं विपरीत गति के कारण उत्पन्न भ्रंश को रूपांतरण भ्रंश कहते हैं। नोट, एक में भ्रंशन के लिए प्लेटों के सीमांतों का होना आवश्यक नहीं है। भ्रंशन प्लेट सीमांतों पर या प्लेट के आंतरिक भाग में घटित हो सकते हैं। दूसरा, भ्रंशन के लिए उत्तरदायी बल विविध हो सकते हैं, जैसे प्लेट गति, संवहनिक ऊर्जा, तरंग, गुरुत्व बल। विभिन्न क्षेत्रों में भूपटल के घनत्व में अंतर होने के कारण इनके भार में अंतर और इस कारण अवतरण जैसी क्रियाएं प्रमुख है। तीसरा, भूपटल की चट्टानों में खिंचाव होने पर भूपटल के कमजोर क्षेत्र में दरार उत्पन्न होती है। भारत में एक ही सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है। भ्रंश स्थलाकृतियाँ, भ्रंश निर्मित पर्वत, हर्स्ट पर्वत, हर्स्ट माउंटेन, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत्त पर्वत। भ्रंश निर्मित घाटियाँ में रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी, रैंप घाटी। दूसरा है रैंप घाटी। भ्रंश रेखा, दो भ्रंश रेखा की उत्पत्ति, भ्रंश रेखा, फिर उत्थान, अपलिफ्टिंग, नोबल स्थिर और बीच में उत्थान आ जाए। अपलिफ्टिंग तो हर्स्ट पर्वत, दोनों बगल धसान हो, ऊपर बीच में स्थिर हो, दोनों बगल धसान हो सब, तो ब्लॉक माउंटेन। दो भ्रंश रेखा के सहारे यदि मध्य की चट्टानों में उत्थान हो और किनारे की चट्टानों स्थिर रहे तब निर्मित पर्वत को हर्स्ट पर्वत कहते हैं, जैसे जर्मनी का हर्ज पर्वत। जब दो भ्रंश रेखा के सहारे मध्य की चट्टानें स्थिर हो और किनारे की चट्टानों में धंसान हो तब निर्मित पर्वत को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, जैसे भारत में सतपुड़ा, पाकिस्तान में साल्ट रेंज, यूरोप में बास जेस, यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट, यूएसए में सियरा निवादा। रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली में बीच में धंसान और किनारे में स्थिर हो तो रिफ्ट घाटी। रैंप घाटी, रैंप घाटी में बीच में स्थिर और किनारे में उत्थान हो। दो भ्रंश रेखा के सहारे जब किनारे की चट्टानें स्थिर हो और मध्य की चट्टानों में धंसान हो जाए तब निर्मित घाटी को रिफ्ट वैली कहते हैं, जैसे भारत में नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, दामोदर घाटी, मांडवी, जवारी घाटी। यूरोप में राइन नदी घाटी, जॉर्डन में जॉर्डन घाटी और अफ्रीका में अफ्रीकी भ्रंश घाटी। दो भ्रंश रेखा के सहारे यदि मध्य की चट्टानें स्थिर हो और किनारों की चट्टानों में उत्थान हो तब निर्मित घाटी को रैंप घाटी कहते हैं, जैसे असम की घाटी एक रैंप घाटी है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और इसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में मेघालय पठार में उत्थान हुआ है। नोट, विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी जॉर्डन नदी की भ्रंश घाटी से होती हुई लाल सागर सेते हुए अफ्रीका की भ्रंश घाटी से मिल जाती है। नॉर्थ साउथ में हिमालय अलग मैदान से नर्मदा से सतपुड़ा है, उसके नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा है और विंध्य और नर्मदा में भ्रंश कगार और ताप्ती और सतमाला भ्रंश कगार से हिमालय उत्थान, हिमालय रैंप, असम की घाटी, गारो खासी, जयंती उत्थान, मेघालय पठार। मानचित्रण, द्वीप प्रायद्वीप, एक में क्यूसी, दूसरा में शिकागो, तीसरा में होन्शु, चौथा में होक्काइडो। द्वीप प्रायद्वीप, यहाँ पर कुरिल और कामचटका यहाँ पर क्यूरिल, यहाँ पे यह है क्यूशु, फिर शिकागो, फिर होन्शु, फिर होक्काइडो। ताइवान फॉर्मोसा द्वीप है, यहाँ पे मलाया, यहाँ पे लुजोन, यहाँ पे मिंडनाओ,
सुमात्रा द्वीप, जावा, बाली, तिमोर, बोर्नियो, न्यू गिनी, सुलेवेसी, हवाई द्वीप, मार्शल द्वीप समूह, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, मार्शल द्वीप समूह के नीचे न्यू कैलिडोनिया, और उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड इनके बीच में तस्मानिया, टिएरा डेल फ्यूगो, अलेशियन द्वीप समूह, अलास्का प्रायद्वीप, अटलांटिक महासागर के सागर एवं खाड़ियाँ, लेब्राडोर सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तर सागर, नॉर्वेजियन सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, बाल्टिक सागर, बेथनिया की खाड़ी, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, गिनी की खाड़ी, कैरिबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। अन्य साथ में कला सागर, जोब सागर, मरमरा सागर, भूमध्य सागर, यूकाटन प्रायद्वीप, ट्रिनिडाड एलिसमेरी, बेफिन, ग्रीनलैंड, आयरलैंड और जोर्स, केवारी के बर्ड, सिसिली, लिपारी द्वीप, न्यूफाउंडलैंड, फ्लोरिडा, बरमूडा ट्रायंगल, बहामास, हैती, हॉर्न ऑफ ब्रिज, आसिमन, सेंट हेलेना, एंटीज, हैती, फ्लोरिडा, बरमूडा ट्रायंगल, ऑकलैंड, टिएरा डेल फ्यूगो, ट्रिस्टन द कुनहा, बुबेट। ज्वालामुखी तथा ज्वालामुखी संबंधित क्रियाएं, वल्कानो, ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया के प्रकार तथा कारण, आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया तथा संबंधित आकृतियाँ, बाह्य ज्वालामुखी क्रिया तथा संबंधित आकृतियाँ, ज्वालामुखी क्षेत्र वितरण तथा कारण, ज्वालामुखी के गौण रूप, धुआंडे, फ्यूमेरल गेसर गीजर, हॉट जोन हॉट स्पॉट, मैग्मा चैम्बर, मैग्मा बाहर निकलते, ज्वालामुखी नली के द्वारा छिद्र, दरार, ज्वालामुखी सतह, लावा, पठार, शंकु, पर्वत। आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाएं, ज्वालामुखीयता, बाह्य ज्वालामुखी क्रियाएं, ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखीयता पृथ्वी को प्रभावित करने वाली प्रमुख विवर्तन की क्रिया है जिससे भूपटल में व्यापक परिवर्तन होता है। ज्वालामुखीयता के अंतर्गत ऐसी समस्त भूगर्भीय क्रियाएं शामिल होती है जिसमें भूगर्भ का मैग्मा तथा अन्य ज्वालामुखी पदार्थ पृथ्वी की सतह की ओर आती है। ज्वालामुखी वास्तविक अर्थ में सतह पर निर्मित वह छिद्र और दरार होता है जिससे ज्वालामुखी पदार्थ सतह के ऊपर आता है। स्पष्टतः ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत ऐसी भूगर्भीय क्रियाएं आती है जिसमें ज्वालामुखी पदार्थ सतह को तोड़कर छिद्रों या दरारों के माध्यम से सतह की ऊपर आता है या आने की प्रक्रिया में होती है। जब ज्वालामुखी पदार्थ सतह के नीचे ही छिद्रों एवं दरारों में ठंडा होकर जम जाता है तब इसे आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं, और जब सतह को तोड़कर ऊपर आ जाता है तब इसे बाह्य ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के प्रकार, आंतरिक ज्वालामुखी, बाह्य ज्वालामुखी क्रिया। आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया में इसमें ज्वालामुखी पदार्थ सतह के नीचे रह जाता है। इंट्रूसिव, आंतरिक अभ्यंतरिक ज्वालामुखी आकृतियाँ बनती है। बाह्य ज्वालामुखी क्रिया एक्सट्रूसिव, ज्वालामुखी पदार्थ सतह के ऊपर आ जाता है और दरार या छिद्र के माध्यम से पृथ्वी की सतह के ऊपर पठार में पर्वत बनते हैं। आंतरिक ज्वालामुखी के कारण एक में मैग्मा की मात्रा का कम होना, तापीय ऊर्जा तरंगों का कमजोर होना, मैग्मा का ऊपरमुखी प्रवाह की गति मंद होना, सतह के नीचे ही छिद्रों या दरारों में जम जाना, भूपटल की मोटाई अधिक होना। आकृतियाँ, बैथोलिथ गहराई पर मैग्मा का मैग्मा चैम्बर के ऊपर गुंबदाकार जमाव, मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सील, लैकोलिथ, डाइक के नीचे, लेपोलिथ मैग्मा का बेसिन, कहाँ गया लेपोलिथ यार, लेपोलिथ मैग्मा का बेसिन तस्तरी नुमा जमाव, फैकोलिथ मैग्मा का मुर्दार जमाव, सीट पतली क्षैतिज परत में जमाव और सील मोटी क्षैतिज परत में जमाव। लैकोलिथ में मैग्मा का ऊपर में सतह के करीब गुंबदाकार जमाव, डाइक मैग्मा का लंबवत गुंबदाकार, सीडार देवदार वृक्ष की तरह जमाव, कई क्षैतिज परत आती हैं। सीडार मैग्मा चैम्बर।
आंतरिक ज्वालामुखी आकृतियाँ आंतरिक ज्वालामुखी चट्टानें हैं जिसे आंतरिक आग्नेय शेल कहते हैं। बाह्य ज्वालामुखी क्रिया दरारी उद्गार केंद्रीय उद्गार। दरारी उद्गार में मैग्मा भूपटल में दरार बनाती हुई ऊपर आती है। पतला मैग्मा का उद्गार यह क्षारीय प्रकृति की है और इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। ज्वालामुखी पठार का निर्माण। केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय उद्गार मैग्मा का भूपटल में छिद्र बनाते हुए तीव्र विस्फोटक उद्गार होता है। और गाढ़ा मैग्मा का उद्गार अम्लीय प्रकृति का मैग्मा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण। ज्वालामुखी पठार जैसे भारत दक्कन का पठार, यूएसए कोलंबिया का पठार, मैक्सिको का पठार, अर्जेंटीना में पेटागोनिया पठार, अफ्रीका में अबिसिनिया पठार, न्यूजीलैंड में इग्नी ब्राइट पठार, आइसलैंड में आइसलैंड पठार। मैग्मा चैम्बर ज्वालामुखी और ज्वालामुखी पाइप। ज्वालामुखी पाइप, फिर ज्वालामुखी शंकु पर्वत, ज्वालामुखी मैग्मा लावा क्रेटर, पाइरोक्लास्ट भूपटल की चट्टानी टुकड़े जैसे स्ट्रोम्बोली, फ्यूजियामा, एटना। बाह्य ज्वालामुखी क्रिया के कारण मैग्मा चैम्बर में मैग्मा की अधिकता तथा उच्च तापमान, तापीय ऊर्जा तरंग की सक्रियता का अधिक होना, मैग्मा का तीव्र ऊपरमुखी प्रवाह के लिए गैसों का अधिक निर्माण और भूमिगत जल से संपर्क में जलवाष्प का बनना। जलवाष्प ज्वालामुखी पदार्थों को ऊपर गति देता है। ज्वालामुखी विस्फोट में उत्पन्न गैसों में हाइड्रोजन, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया ETC के साथ जलवाष्प का बड़ा अनुपात होता है। गैसों में 90% से अधिक जलवाष्प होते हैं और इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट में भूमिगत जल के जलवाष्प में परिवर्तन का भी एक प्रमुख भूमिका होती है। जलवाष्प गैसों के साथ मिलकर मैग्मा को पृथ्वी की सतह की ओर गति प्रदान करता है। अपसादी शेल। अन्य आग्नेय शेल ग्रेनाइट। अपसादी शेल जलवाष्प प्लस गैस। भूपटल का कमजोर होना, पतला होना, प्लेट का सीमांत होना, भूगर्भ में हॉटस्पॉट होना, मेंटल प्लूम का विकास होना, भूपटल में भ्रंशन, अवलिक कटक दबाव में कमी आना। क्रेटर कल्डेरा शंकु ज्वालामुखी पर्वत। क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर स्थित कीपाकार छिद्र है। काल्डेरा क्रेटर का विस्तृत रूप झील बन जाता है। काल्डेरा झील क्रेटर झील। बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, सेंट्रल आयरिश फंडी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, डेरियन की खाड़ी, कैरिबियन सागर, गिनी की खाड़ी, भूमध्य सागर, एजियन सागर, एड्रियाटिक सागर, इंग्लिश चैनल, बाल्टिक सागर, बोथनिया की खाड़ी, उत्तर सागर, नॉर्वे सागर। अटलांटिक के द्वीप एवं प्रायद्वीप। एलिस मरे कनाडा के उत्तरी द्वीप, बैफिन ग्रीनलैंड, न्यू फाउंडलैंड, बरमूडा, बाहामा, क्यूबा, हैती, जमैका। ट्रिनिडाद टोबैगो, एंटीलीज, टिएरा डेल फ्यूगो, फॉकलैंड, कनारी, केप वर्ड, सिसिली, आइसलैंड, अजोर्स, सेंट हेलेना, ट्रिस्टन दा कुन्हा, बार्बुडा। ज्वालामुखी क्षेत्र में वितरण कारण सहित पृथ्वी पर ज्वालामुखी क्षेत्र मुख्यतः पेटियों में पाए जाते हैं। यह पेटियां प्लेटों के सीमांत पर स्थित हैं। 95% ज्वालामुखी प्लेट सीमांतों पर स्थित है। ज्वालामुखी में प्लेट विवर्तनी की अंतर संबंधित है। इसमें भी 85% लगभग विनाशात्मक प्लेट सीमांतों पर है। लगभग 10% रचनात्मक, 5% अन्य। प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र परिप्रशांत पेटी या मेखला, अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर, अभिसारी सीमांत, विनाशात्मक सीमांत। मध्य महाद्वीपीय पेटी मेखला, अभिसारी सीमांत। मध्य अटलांटिक कटक पेटी मेखला, अपसारी सीमांत, रचनात्मक सीमांत। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी बृहद प्लेट के आंतरिक भाग में भ्रंशन क्षेत्र, हॉटस्पॉट का क्षेत्र। रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय, रिंग ऑफ अग्निवलय। मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखीयता, मध्य अटलांटिक कटक और फिर की भ्रंशघाटी क्षेत्र, पृथ्वी का ज्वालामुखी क्षेत्र। रिंग ऑफ फायर में नॉर्थ अटलांटिक और साउथर्न। प्रमुख ज्वालामुखी एरेबस टेरर अंटार्कटिका, कोटोपैक्सी चिम्बेरेंजो इक्वाडोर, शास्ता रेनियर हुड यूएसए में, ब्रेंगल अलास्का में, एल्यूशन द्वीप की ज्वालामुखी कामचटका रूस में, फ्यूजियामा फुकुशिमा जापान में, माउंट ताल में
मेथॉन फिलीपींस में, नाउटो न्यूजीलैंड में। परिप्रशांत मेखला में विश्व के 2/3 से अधिक जागृत ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं और यहाँ प्रशांत महासागर के तटीय प्रदेश में प्रशांत प्लेट के सीमांतों के सहारे ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है और इस पेटी का विस्तार अंटार्कटिका के इरेबस एवं टेरर ज्वालामुखी से इंडीज एवं रॉकी पर्वत होते हुए अलियूसियन द्वीप से पश्चिम प्रशांत महासागर में रूस के कामचटका होते हुए दक्षिण की ओर जापान, फिलीपींस के न्यूजीलैंड तक अर्धवृत्ताकार आकृति में है और इसी कारण इस क्षेत्र को अग्निवलय कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्रशांत महासागर में प्रशांत प्लेट पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों सीमांतों के सहारे क्षेपित सबडक्ट हो रहा है, जिससे विनाशात्मक क्रिया घटित होने के कारण मैग्मा का उद्गार होता है। एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में ज्वालामुखी समूह में पाए जाते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी हिमालय ज्वालामुखी मुख्य प्रमुख ज्वालामुखी। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, एटना, वेसुवियस और वोल्केनो। आर्मेनिया अरारत, ईरान में कोह सुल्तान देवबंद, भारत में बैरन द्वीप, म्यांमार में पोपा सांत, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में सुंडा स्ट्रेट के पास है। मध्य अटलांटिक कटक पेटी, आइसलैंड, अजोर्स, केप वर्ड, असेसन, सेंट हेलेना, ट्रिस्टन द कुन्हा, बुपेट। मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार भूमध्य सागर से पूर्व की ओर टर्की, ईरान, हिमालय होते हुए म्यांमार एवं इंडोनेशिया तक है और यहाँ हिमालय को छोड़कर शेष क्षेत्रों में ज्वालामुखी पाए जाते हैं और यहाँ ज्वालामुखी की क्रिया की घटित होने का कारण प्लेटों की अभिसारी सीमांतों के सहारे घटित होने वाली विनाशात्मक क्रिया है और यहाँ भूमध्य सागर में सक्रिय ज्वालामुखी की अधिकता है और इस क्षेत्र में यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट का अभिसरण हो रहा है। अभिसारी प्लेट सीमांतों के सहारे स्थित होने के बावजूद हिमालय में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, जबकि अन्य नवीन वलित पर्वतों के क्षेत्र में ज्वालामुखी एक सामान्य घटना है। हिमालय में ज्वालामुखी नहीं पाए जाने के निम्न कारण हैं। 1 में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों महाद्वीपीय सीमांतों के सहारे अभिसरण करते हैं। ऐसे में भारतीय प्लेट के अपेक्षाकृत अधिक घनत्व के होने के बावजूद क्षेपण की गति अधिक तीव्र नहीं है। ऐसे में विनाशात्मक क्रिया अधिक घटित नहीं होती। यहाँ यूरेशियन प्लेट की मोटाई अधिक होने के कारण भूगर्भ का मैग्मा भूपटल की तोड़ पाने में सक्षम नहीं है। तीसरा, तिब्बत के पठार की अधिक मोटाई भी ज्वालामुखी क्रिया में बाधा है। चौथा, सामान्यतः ज्वालामुखी उद्गार में मैग्मा के साथ गैस और जलवाष्प भी बड़ी मात्रा में होते हैं। गैसों के साथ मिलकर जलवाष्प मैग्मा की ऊपरमुखी गति को तीव्र करता है और इसके लिए भूमिगत जल की मात्रा का अधिक होना आवश्यक है। हिमालय क्षेत्र की समुद्र से दूरी के कारण जलवाष्प का निर्माण अधिक नहीं हो पाना भी ज्वालामुखी क्रिया घटित नहीं होने का एक कारण है। तीसरा, मध्य अटलांटिक कटक। अटलांटिक महासागर के लगभग मध्यवर्ती भाग में ज्वालामुखी निर्मित कटक स्थित है, जिसका विस्तार उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बुपेट द्वीप तक लगभग 14,400 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मित द्वीप स्थित हैं। यह क्षेत्र प्लेटों के अपसारी रचनात्मक सीमांतों के सहारे स्थित है। इसी कारण यहाँ प्लेटों में विखंडन और विस्थापन के कारण ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है और यहाँ के प्रमुख ज्वालामुखी निम्न हैं। आइसलैंड, लॉकी, हेल्गा फेल ज्वालामुखी द्वीप, अजोर्स, केप वर्ड, सेंट हेलेना, असेंशन, क्रिस्टन द कुन्हा, बुपेट। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। कई ज्वालामुखी बड़े प्लेट के सीमांतों पर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि आंतरिक भाग में मिलते हैं। इनमें भ्रंश के सहारे अफ्रीकी की भ्रंश घाटी के ज्वालामुखी, किलिमंजारो, तंजानिया, केन्या, एल्गन, बिरुंगी,
रंगबी सभी अफ्रीकन प्लेट के आंतरिक भाग में। दूसरा हॉट स्पॉट के ऊपर, हवाई द्वीप हॉट स्पॉट के ऊपर है, प्रशांत प्लेट के आंतरिक भाग में है। उद्गार विस्फोट की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। एक में हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, सबसे शांत उद्गार। हवाईयन द्वीप के लोग इसके उद्गार को अग्नि देवी के पीली लहराते हुए बाल या केश राशि कहते हैं। मोना लोआ पर्वत का उद्गार इसी प्रकार है। दूसरा स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, सतत उद्गार। भूमध्य सागर में स्थित सिसिली द्वीप के लिपारी द्वीप में स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में सतत उद्गार होता रहता है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विसुवियस तुल्य। तीसरा विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी या प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इटली के विसुवियस में तीव्र विस्फोट होता है। अतः विस्फोट के साथ मैग्मा का उद्गार होने के कारण गोभी की फूल की तरह आकृति बनती है। चौथा वोल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। इसमें विसुवियस की तरह ही विस्फोटक उद्गार होता है, लेकिन इसमें मैग्मा अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती है और इसमें भी गोभी की फूल की तरह आकृति बनती है। वोल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर स्थित है। पांचवें पिलियन तुल्य, सबसे तीव्र विस्फोट। यह कैरिबियन सागर में मोंटेनक द्वीप पर पीली ज्वालामुखी का उद्गार सबसे तीव्र होता है। सक्रियता के आधार पर वर्गीकरण। सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट होता रहता है और यह सक्रिय है। लगभग 500 ज्वालामुखी हैं। स्ट्रोम्बोली, मोना लोआ। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो वर्तमान में शांत है लेकिन कभी भी विस्फोट हो सकता है। विसुवियस, शांत ज्वालामुखी जिसमें दीर्घकाल से विस्फोट नहीं हुआ हो और निकट भविष्य में संभावना नहीं है। पोपा को सुल्तान देवबंद। ज्वालामुखी के गौण रूप। धुआंरे, फ्यूमेरल, गेसर, गीजर। धुआंरे ज्वालामुखी के गौण रूप है जो ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के बाद जब मैग्मा उद्गार अवलिक निकलना बंद हो जाता है तब तीव्र वेग से गर्म धुआं निकलता रहता है जिसे धुआंरे या फ्यूमेरोल कहते हैं और इसमें सल्फर, CO2, हाइड्रोजन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी कई गैसें होती हैं। इसका तापमान 650 डिग्री सेल्सियस तक होता है। धुआंरे का प्रमुख क्षेत्र अलास्का का पटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है, जहाँ हजारों धुआंरे एक साथ पाए जाते हैं और इसे 10 सहस्त्र धूम्र घाटी या 10,000 स्मोक वैली कहते हैं। जिस धुआंरे में गंधक सल्फर की मात्रा अधिक होती है उसे सोल्फटार या सोफलतारा धुआंरा कहते हैं। सोल्फतारा नामक धुआंरा इटली में स्थित है जिसमें गंधक की मात्रा अधिक पाई जाती है। गीजर, जल गर्म होकर वाष्पीकृत होगी। मैग्मा चैम्बर, गर्म डाइक, भूमिगत जल। गेसर मुख्य गेसर ज्वालामुखी क्षेत्रों से ही संबंधित गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जिसमें गर्म जल तीव्र वेग से कुछ अंतराल पर सतह के ऊपर आता है और यह सामान्य गर्म जल के स्रोत हॉट स्प्रिंग से अलग होता है। हॉट स्प्रिंग में गर्म जल एक पॉन्ड में जला रहता है, लेकिन गेसर में गर्म जल तीव्र वेग से सतह के ऊपर आता है। गेसर की उत्पत्ति का मुख्य कारण भूमिगत जल का डाइक के संपर्क में गर्म होने से है। डाइक के गर्म होने के कारण भूमिगत जल गर्म होकर वाष्पीकृत होने लगता है और जलवाष्प के साथ गर्म जल तीव्र वेग से सतह के ऊपर आता है। यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में गेसर समूह में पाए जाते हैं। गेसर का मुख्य क्षेत्र ही यहाँ ओल्ड फेथफुल गेसर स्थित है जिसमें एक मिनट के अंतराल पर गर्म जल निकलता रहता है। गेसर शब्द आइसलैंड के ग्रांड गेसर से लिया गया है। स्कूट ज्वालामुखी सेंडो वोल्केनो। पृथ्वी की सतह पर कई ऐसी आकृतियाँ दिखाई देती हैं जो देखने में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित लगती है, लेकिन इनका संबंध ज्वालामुखी से न होकर अन्य कारणों से होता है, जैसे रूटलेस क्रेटर। ज्वालामुखी क्रेटर ज्वालामुखी पाइप द्वारा मैग्मा चैम्बर से जुड़े होते हैं, जबकि रूटलेस क्रेटर गड्ढा सतह पर स्थित गड्ढे होते हैं और
यह मैग्मा चैम्बर से संबंधित नहीं होते। आर्टीजियन कूप या उत्सुप्त कूप, जल का भूमिगत होना, जल का स्वतः निकलते रहना, एक बार कुआं खोदना पड़ता है। आगन्य अपारगम्य नॉन सेमी, ऐसे कुएं जिससे एक बार कुआं खोदना पड़ता है और उसके बाद जल स्वतः बाहर निकलता रहता है। ऑस्ट्रेलिया में आर्टीजियन कूप अत्यधिक पाए जाते हैं। भूकंप अर्थक्वेक, भूकंप क्या है? भूकंप मूल और अधिकेंद्र, सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ, भूकंपीय तरंग, सिस्मिक, भूकंप का वर्गीकरण, भूकंप का मापन, स्केल, रिचर मार्केली स्केल, भूकंप का कारण, क्षेत्र, वितरण, फेटियम। भूकंप क्या है? पृथ्वी के भूपटल में बाह्य या आंतरिक कारणों से अव्यवस्था के कारण होने वाला कंपन को भूकंप कहते हैं और इसमें भूगर्भीय कारणों से उत्पन्न भूकंप ही मानव की प्रमुख चुनौती है। फोकस, एपिसेंटर अर्थ पर, एपिसेंटर दिखने एलवेप्स विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होते हैं। होने वाला है भूकंप उत्पत्ति केंद्र, भूकंप मूल, फोकस, इधर विपरीत पर प्रभाव नहीं होता। भूगर्भ में गहराई पर जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। अब तक लगभग 750 किलोमीटर की गहराई तक के भूकंप मूल से उत्पन्न भूकंप का अध्ययन सिस्मोमीटर की सहायता से सिस्मोग्राफिक विधि द्वारा किया गया है। इससे अधिक गहराई के भूकंप को सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। भूकंप मूल से पृथ्वी की सतह पर लंबवत सबसे नज़दीक के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुंचती है और भूकंप अनुभव होता है। भूकंप मूल से P और S तरंगें अधिकेंद्र तक आती है। अधिकेंद्र से धरातलीय L तरंगें उत्पन्न होती हैं और लगभग अंडाकार या वृत्ताकार पथ पर गमन करती हुई संपूर्ण धरातल पर गमन करती है। L तरंग से ही भूकंप के विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होते हैं। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार, उथला कम गहरा भूकंप, यह सतह से 50 किलोमीटर तक की गहराई से उत्पन्न होता है। भूकंप मूल की गहराई अधिकतम 50 किलोमीटर तक। विनाशकारी प्रभाव, जो विश्व के 90% से अधिक विनाशकारी भूकंप मात्र 10 से 15 किलोमीटर तक की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। दूसरा मध्यम गहरा भूकंप, इंटरमीडिएट भूकंप। इसमें भूकंप मूल की गहराई 50 से 250 किलोमीटर तक यह मानव द्वारा अनुभव किए जाते हैं लेकिन विनाश प्राय नहीं होता है। तीसरा गहरे या प्लूटोनिक भूकंप, इसमें भूकंप मूल 250 से 750 किलोमीटर तक यह मानव द्वारा अनुभव नहीं किए जाते हैं, सिस्मोमीटर रिकॉर्ड करता है। भूकंप का मापन, भूकंप का परिमाण, मैग्नीट्यूड, भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी। नोट, सिस्मोमीटर वह यंत्र है जिससे भूकंपीय तरंगों की गति एवं दिशा का मापन किया जाता है। सिस्मोमीटर की सहायता से भूकंपीय तरंगों को ग्राफीय अध्ययन किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप का परिमाण, मैग्नीट्यूड, यह भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा का माप है। इसे रिक्टर उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा, इसे रिक्टर स्केल से मापते हैं। परिमाण कोई एक ही संख्या से व्यक्त होती है। एक भूकंप का परिमाण एक ही होता है। भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी, यह भूकंप के विनाशकारी प्रभाव को बताता है और इसे संशोधित मार्केली स्केल से मापते हैं और सामान्यतः अधिकेंद्र पर तीव्रता सर्वाधिक होती है और दूरी के साथ कम होती जाती है। तीव्रता अलग अलग स्थानों पर भिन्न हो सकती है। रिचर स्केल 1 से 10 तक अंक होते हैं। रिचर स्केल पर एक मुख्य अंक की वृद्धि का तात्पर्य 1 में भूकंप की ऊर्जा में 32 गुनी वृद्धि होती है। दूसरा, भूकंप के आयाम में 10 गुनी वृद्धि होती है। नोट, परिमाण की माप लॉग 10x के आधार पर होता है। भूकंप की एक अंक की तीव्रता बराबर 170 ग्राम TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूशन के विस्फोट के बराबर विनाशकारी प्रभाव को बताता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए भूकंप वैज्ञानिकों द्वारा भूकंप प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है और मानव निर्मित संरचना पर विनाशकारी प्रभाव का आकलन किया जाता है। मार्केली स्केल में रोमन अक्षर में 1 से लेकर 12 तक रोमन लिपि में अंक होते हैं। भूकंप के क्षेत्र तथा कारण, भूगर्भिक या प्राकृतिक कारण, भूसंचलन, प्लेट विवर्तन की ज्वालामुखी,
ऋणसन, अंतःभ्रंश, प्रत्यास्थ पुनः संचलन, समस्थिति समायोजन क्रिया। बाह्य कारक में उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराना, भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, हिमस्खलन, बांध, विस्फोट, खनन, परमाणु डायनामाइट। पृथ्वी के भूकंप क्षेत्र। भूपटल के कमजोर क्षेत्र में ही भूकंप उत्पन्न होता है। कमजोर क्षेत्र में भूकंप के प्रति बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। विवर्तनिकी क्षेत्र, भ्रंशन क्षेत्र, ज्वालामुखी हॉटस्पॉट के ऊपर स्थित क्षेत्र। प्रमुख भूकंप क्षेत्र में एक में प्रशांत महासागर का तटीय प्रदेश, दूसरा मध्य महाद्वीपीय प्रदेश, तीसरा मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र, चौथा अन्य क्षेत्र। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी क्षेत्र, हॉटस्पॉट क्षेत्र, भ्रंशन एवं अंतर्भ्रंशन का क्षेत्र, समस्थिति समायोजन का क्षेत्र। भूकंपीय क्षेत्र, हवाई द्वीप हॉटस्पॉट, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र 20 से 21% भूकंप, प्रशांत तटीय क्षेत्र 65%। भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। मध्य अटलांटिक कटक 8 से 10% भूकंप क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र 20 से 21% भूकंप। पृथ्वी पर भूकंप क्षेत्र मुख्यतः प्लेटों के सीमांतों के सहारे स्थित हैं। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी हॉटस्पॉट एवं भ्रंशन के क्षेत्र में भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप का संबंध पृथ्वी की भूगर्भीय क्रियाओं के कारण भूपटल में होने वाली अव्यवस्था से है। भूपटल में विखंडन, उत्थान, धसान, वलन, भ्रंशन तथा ज्वालामुखी जैसी भूगर्भीय क्रियाएं भूपटल में अव्यवस्था लाकर कंपन उत्पन्न करती है और इसी अनुरूप भूकंप की उत्पत्ति विश्व के प्रायः सभी क्षेत्रों में कम या अधिक प्रभावी रूप में पाए जाते हैं। प्लेटों के सीमांतों के सहारे लगभग 85 से 90% भूकंप उत्पन्न होते हैं। शेष भूकंप भ्रंशन प्लेट सीमांतों से बाहर की ज्वालामुखी और समस्थिति समायोजन के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रशांत महासागर के तटीय प्रदेश अभिसारी प्लेट सीमांतों के क्षेत्र हैं। इसी कारण यहाँ प्लेटों में दबाव, बलन, ट्रेंच का निर्माण, प्रशांत प्लेट का क्षेपण, सबडक्शन, बेनी ऑफ जोन का निर्माण तथा गहराई में प्लेट सीमांतों की पिघलने एवं ज्वालामुखी क्रिया के कारण प्रशांत महासागर के तटवर्ती प्रदेश में व्यापक अव्यवस्था उत्पन्न होती है और इसके कारण ही यहाँ विश्व की सर्वाधिक भूकंप उत्पन्न होते हैं। प्रशांत तटीय भूकंप क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका के एंडीज, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज, रूस के कामचटका से दक्षिण में जापान, फिलीपींस होते हुए उत्तरी न्यूजीलैंड तक विस्तृत है और यहाँ जापान में विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जापान एवं फिलीपींस में द्वीपीय चाप और त्वरण के सहारे भूकंप अधिक तीव्र उत्पन्न होते हैं। भूकंप से प्रभावित दूसरा प्रमुख क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी है। इसका विस्तार पश्चिम में भूमध्य सागर से पूर्व में टर्की, ईरान, पाकिस्तान, भारत के हिमालय क्षेत्र, नेपाल, भूटान, म्यांमार होते हुए दक्षिण में इंडोनेशिया तक है। यहाँ भूकंप का कारण प्लेटों में अभिसारी क्रिया है। इस क्षेत्र में अफ्रीकन प्लेट और भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर संचलन तथा यूरेशियन प्लेट का दक्षिण की ओर संचलन के कारण अभिसारी सीमांतों के सहारे घटित होने वाली भूगर्भीय क्रिया के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। हिमालय भूकंप क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन की भूकंप भी सम्मिलित हैं। हिमालय में बलन के साथ भूकंप की क्रिया घटित होती है। भूकंप का तीसरा प्रमुख क्षेत्र अटलांटिक महासागर में मध्यवर्ती कटक का क्षेत्र है। मध्यवर्ती कटक प्लेटों के अपसारी डाइवर्जिंग सीमांतों के सहारे स्थित है और यहाँ भूकंप का कारण सागरीय प्लेटों में अपसरण होना है। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में संचलन करते हैं तब प्लेट सीमांतों के सहारे विखंडन, ज्वालामुखी क्रिया, कटक निर्माण तथा सागर नीतल प्रसरण के कारण भूपटल में व्यापक हलचल होने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। प्लेटों के सीमांतों के बाहर भूकंप की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्षेत्र तथा भ्रंशन के क्षेत्रों में होती है। जैसे प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप की स्थिति भूगर्भ के हॉटस्पॉट के ऊपर है, अतः यहाँ ज्वालामुखी क्रिया के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। भ्रंशन एवं अंतर्भ्रंशन। सतही भ्रंश, बेल्डिंग बना होता है, मलबा भर जाता है। अंतर्भ्रंश, भूंज अहमदाबाद गुजरात, कोयला का क्षेत्र महाराष्ट्र, लातूर। वैज्ञानिक ब्राह्मण नियोगी भ्रंशन सिद्धांत, ट्राई जंक्शन भ्रंशन और तीन भ्रंश का मिलान क्षेत्र। पृथ्वी की सतह पर और सतह के नीचे भ्रंश स्थित होते हैं और इन्हें क्रमशः सतही भ्रंश तथा अंतर्भ्रंश कहते हैं। सतही भ्रंश दृष्टिगत होते हैं जबकि अंतर्भ्रंश में अवसादी कारण होने के कारण
दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे क्षेत्र पृथ्वी के सर्वाधिक कमजोर क्षेत्रों में आते हैं और किसी भी भूगर्भीय क्रिया का तथा प्लेटों के संचलन का ऐसे भ्रंशों के क्षेत्र पर प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण अव्यवस्था उत्पन्न होने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भारत में महाराष्ट्र के कोयना तथा लातूर भूकंप का कारण भ्रंशों का स्थित होना ही है। कोयना में भूकंप का कारण पहले कोयना बांध को माना गया, लेकिन कृष्ण ब्राह्मण एवं नियोगी ने भ्रंशन सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या की। गुजरात में 2001 में भयावह भूकंप आया, जिसका मुख्य कारण यहाँ कई अंतःभ्रंशों का होना माना गया। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने की स्थिति में इन अंतःभ्रंशों के क्षेत्र में व्यापक अव्यवस्था ही गुजरात के भूकंप के कारण है। अंतः कारण था प्रत्यास्थ पुनः संचलन क्रिया, रीड समस्थिति समायोजन, आइसोटेसी एडजस्टमेंट, भू संतुलन। समस्थिति समान या सम स्थिति को बनाए रखना, उत्थान कटान निक्षेप, भार से दबाव। पृथ्वी की सतह पर उत्थान कटान निक्षेप धंसान और पुनः उत्थान की क्रिया चक्रीय रूप से चलती रहती है और विभिन्न स्थलाकृतियाँ अपने स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करती है और इसे भूपटल में अव्यवस्था होने के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। हिमालय क्षेत्र में मुख्यतः गढ़वाल हिमालय में समस्थिति समायोजन के कारण भी भूकंप आते हैं। हिंद महासागर, सागर एवं खाड़ियाँ, फारस की खाड़ी और पर्शियन सागर, लाल सागर, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, अंडमान सागर, बेला की खाड़ी, अरब सागर, द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप, अमीन द्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार, बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, कोको आइलैंड, सुमात्रा, जावा, बाली, सुंदा, चैगोज, डिया गार्सिया और सेशल्स, ज़ैंज़िबार, मेडागास्कर। सुनामी, अंतः सागरीय भूकंप के कारण सागरीय जल से हलचल होने से उत्पन्न तरंगों को सुनामी कहते हैं। किसी कारण से सागरीय जल में व्यापक हलचल के कारण उत्पन्न लहरें सुनामी। जब पानी से तीव्र ऊंची लहरें, लहरों की गति में कमी, ऊंचाई में वृद्धि, स्थलों की मोड़ जाने पर कारण भूकंप के सभी कारक अंतः सागरीय भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट। प्रभावित क्षेत्र, प्रशांत तटीय प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। 2011 में जापान में सुनामी, 2019 में सुलवेसी द्वीप के पास। दूसरा, हिंद महासागर के पूर्वी भाग में इंडोनेशिया के से संबंध क्षेत्र। 2004 में भारत भी प्रभावित हुआ। सागर नीतल की चट्टानों में अव्यवस्था उत्पन्न होने पर जल में व्यापक हलचल से तरंगें उत्पन्न होती है। भू संचलन, पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण भूपटल में उत्पन्न हलचल या विरूपण की क्रिया। आकस्मिक भू संचलन, अल्प समय में उत्पन्न भूकंप और विस्फोटक ज्वालामुखी भूकंप, सेकेंड, मिनट, घंटे, सप्ताह, दिन। दीर्घ भू संचलन, दीर्घकाल में उत्पन्न महादेशजनक प्रोदीकरण, पीटल, विरूपण। महादेशजनक में महाद्वीप, पठार, महासागर, हजारों में, लाखों, करोड़ों वर्ष में। चट्टान, रॉक्स, भूपटल के ऊपरी भाग तथा गहराई में स्थित पदार्थों का संगठित या असंगठित समूह जिसमें विविध खनिज पाए जाते हैं उसे चट्टान कहते हैं। संगठित समूह, कठोर चट्टान जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट। असंगठित चट्टान, मुलायम चट्टान जैसे चीका, मृदा, सॉइल। चट्टान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक, आग्नेय शेल, इग्नियस रॉक या आधारभूत प्रारंभिक शेल, अपसादी, सेडिमेंट्री रॉक, परतदार चट्टान, रूपांतरित शेल, मेटामॉर्फिक रॉक या केंद्रित शेल, पुनः रूपांतरित। आग्नेय शेल, यह ज्वालामुखी क्रिया या आग्नेय क्रिया से निर्मित चट्टान, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान, आधारभूत चट्टान और अन्य किसी भी चट्टान की उत्पत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इसी से हुई है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोराइट, डायोराइट। विशेषताएं, जीवाश्म रहित होती है और जीवाश्म नहीं होती है, परतें नहीं होती है, कठोर होती है और संरद्धता छिद्र नहीं होती है और संधियाँ ज्वाइंट्स होती है। क्रिस्टल रवेदार होती है, इसीलिए इसका
अपक्षय बहुत धीमी गति से होती है। धात्विक खनिज की भौतिकता है लोहा, मैग्नीज, सोना।